प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, हमारा उपविषय है पाठ 4 संधि व गृह कार्य हल। बेटा, कल हमने अपना व्याख्यान 1 पढ़ा। व्याख्यान 1 में मैंने संधि व उसके भेदों के बारे में बताया। संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। 3 भेदों में मैंने आपको स्वर संधि के बारे में समझाया। स्वर संधि को हमने कल अपने व्याख्यान 1 में पढ़ा। आज हम अपने व्याख्यान 2 में व्यंजन संधि व विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। व्यंजन संधि क्या होती है, व्यंजन संधि करते समय किन नियमों को ध्यान में रखना चाहिए, विसर्ग संधि क्या होती है, क्योंकि संधि हमारी नियमों पर ही आधारित होती है। उन्हीं नियमों को हम अब पढ़ेंगे। जैसा कि बताया व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि से पहले कल हमने स्वर संधि को पढ़ा था। 2 स्वरों के मेल से किसी नए स्वर का निर्माण होना क्या होता है, स्वर संधि होता है। लेकिन व्यंजन संधि की परिभाषा क्या है, जब किसी भी व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आता है और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। क्या परिभाषा है कि व्यंजन ध्वनि के बाद कोई स्वर या व्यंजन आए और दोनों के मेल से जो परिवर्तन होता है। स्वर संधि में केवल स्वर का स्वर के साथ मेल होता है, लेकिन व्यंजन संधि में स्वर का व्यंजन के साथ मेल होता है, व्यंजन व्यंजन का भी मेल होता है। तो वहाँ पर क्या है, ये व्यंजन संधि होती है। उदाहरण के लिए जगत जमा अम्बा। अब यहाँ पर त का द हो गया, तो ये हमारी क्या है, व्यंजन संधि है। अब यहाँ पर त हलंत है और यहाँ पर यानी अनुस्वार। अब यहाँ पर जगदम्बा। ये हमारी व्यंजन संधि का नियम है जो मैं अब आपको आगे कराऊंगी। सत जमा मार्ग सन्मार्ग, सत जमा मार्ग सन्मार्ग, त का न हो गया। आइए चलते हैं व्यंजन संधि के नियमों की। अब नियम इस प्रकार हैं, जैसे क, च, ट, त, प। अब ये हमारे सारे क्या हैं, कौन से व्यंजन हैं ये? पहले तो ये बताइए आपकी व्यंजन होते क्या हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। अब इनमें ये सभी हलंत हैं, अर्थात अपने आप में ये अधूरे हैं। जब इनमें हम स्वर मिला दें तब इनके नीचे का ये हलंत हट जाएगा और ये अपने पूरे रूप में आ जाएंगे। अब यहाँ पर क, च, ट, त, प, ये सभी हमारे क्या हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये हमारे क्या हैं, 5 वर्ग हैं। और 5 वर्ग क से बताइए माँ तक 25 कौन से व्यंजन होते हैं? ये होते हैं हमारे स्पर्शी व्यंजन। अब यहाँ पर जैसे ग, घम, ज, झ, ड, ढ, द, ध तथा ब, भ अथवा य, र, ल, व, ह व्यंजन आते हैं तो निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। परिवर्तन यानी बदलाव होते हैं। सीधी सी बात क्या है, कवर्ग यानी तीसरे अपने अक्षर में चला जाएगा, वर्ण में चला जाएगा। क है तो क के बाद ग में परिवर्तित हो जाएगा, च ज में हो जाएगा, ट ड में हो जाएगा, त द में और प ब में। अब यहाँ पर आप अगर वैसे समझ नहीं आता तो एक तालिका बना लीजिए, उसमें कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 5 ये वर्ग हैं, इनको लिख लीजिए। क का ग में, च का ज में, इनका जो तीसरा व्यंजन है उसमें अपने आप परिवर्तन हो जाएगा।
जैसे उदाहरण है वाक जमा ईश, वाक जमा ईश। अब यहाँ पर मैंने क्या बताया, क का ग में बदल जाना, तो क हमारा क्या है वहाँ पर, कवर्ग। अब इसका तीसरा व्यंजन क्या होगा, ग, क ख ग, तो ग क्या बन गया, वाकीश। वाकीश की जगह क्या लग जाएगा, वागीश। ये हमारी व्यंजन संधि है। फिर है दिक जमा अंबर। अब यहाँ पर क और फिर क किस में बदलना है, ग में। अब दिगंबर। फिर है अच जमा अंत। अब च का तीसरा व्यंजन क्या होगा, ज, च छ ज। अब क्या बन गया यहाँ पर, अजंत। फिर है सट जमा आनन। अब यहाँ पर ट का तीसरा व्यंजन क्या है, ड, सड़ा नन। जगत जमा ईश। त का तीसरा व्यंजन क्या है, द, जगदीश। जगत जमा ईश, जगदीश। सट जमा दर्शन। अब यहाँ पर ट का क्या है, षड दर्शन। अगला है अप जमा ज। प का क्या है, प किस में जाएगा, प फ ब। अब यहाँ पर ब क्या आ गया, अब्ज। तो यहाँ पर ये देखिए बेटा, आपके अनुरूप ये चीज़ें कैसे हो गई, जैसे कि आपने अभी अभी सीखी। अगला नियम है, वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि नासिक्य व्यंजन आता है। अब वर्ग क्या है हमारे, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। अब ये हमारे वर्ग हैं। अब वर्ग के पहले व्यंजन के बाद यदि नासिक्य व्यंजन आता है तो वर्ग का पहला व्यंजन अपने वर्ग के नासिक्य व्यंजन में इस प्रकार बदल जाता है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या है, अगर क आएगा तो क के स्थान पर इंग क्या आ जाएगा, इंग। च के स्थान पर ये, ट के स्थान पर ण, त के स्थान पर न और प के स्थान पर म। अब यहाँ पर जैसा कि हमने नियम बताया उसी नियम के अनुसार उदाहरण है। देखिए, वाक जमा म, वाक जमा म। अब यहाँ पर क क्या है हमारा, वर्ग का पहला वर्ण है। अब यहाँ पर क के स्थान पे इसका पांचवा वर्ण क्या होगा, नासिक्य व्यंजन कौन से हैं, जो अंतिम में आते हैं। वर्ग के पांचवा अक्षर जो है वो क्या है हमारा, नासिक्य व्यंजन है। और इनके सामने इसके पंचम नासिक्य व्यंजन लिखे हुए हैं। वाग्मय क्या बन गया, वाग्मय। अगला है सट जमा मुख, सट जमा मुख। यहाँ पर त हमारा हलंत है तो ये भी इधर क्या आ जाएगा, षणमुख। क्या आ गया, षणमुख। सत जमा मार्ग। अब यहाँ पर त क्या है हमारा, वही है, वर्ग का पहला वर्ण है और इसका अंतिम वर्ण क्या होगा, न। तो सत मार्ग क्या बन गया, सन मार्ग। फिर त जगत जमा नाथ, या क्या बन जाएगा, जगन्नाथ। यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है बच्चों, जैसे अगर हमारा हलंत है तो वहाँ पर वो हलंत में ही परिवर्तित होगा, क्योंकि जगत जमा नाथ है तो त हलंत है तो त ही हमारा न हलंत में जाएगा। अगला है नियम, यदि त के बाद च छ हो तो च, ज या झ हो तो ज, ट ड हो तो ट, ढ ढ हो तो ड और ल व्यंजन ल में परिवर्तन हो जाएगा। बेटा, सबसे अत्यधिक आवश्यकता हमें यहाँ पर केवल नियमों को समझने की है। अगर हमें नियम स्पष्ट हो जाएंगे तो संधि बिल्कुल आसान
हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि त जमा च। अब यहाँ पर सबसे ऊपर की लाइन में क्या लिखा हुआ है? त के बाद त, छ हो तो त, च, ज, झ। यहाँ पर नियम भी यही कहता है कि त के बाद च होगा तो वो किस में बदल जाएगा? आधा च और च। अब यहाँ पर देखिए उदाहरण भी, उत जमाचारण उच्चारण, उत जमाचारण उच्चारण। फिर है सत जमा चरित्र सच्चरित्र, सत जमा चरित्र सच्चरित्र। तो त के बाद च आया है तो वो किस में बदल जाएगा? च में। किस में बदल जाएगा? च में। अगला नियम है त जमा छ। अब यहाँ पर त और छ आएगा तो छ किस में बदल जाएगा? च और छ। अब यहाँ उदाहरण देखिए, जगत जमा छाया, जगत जमा छाया। अब यहाँ पर त, ऊपर भी नियम क्या कहता है? त जमा छ में बदलना है। तो यहाँ पर जगत छाया, जगत छाया। फिर है त जमा ज, किस में बदलेगा? ज। सत जमा जन सज्जन, सत जमा जन सज्जन। फिर है त जमा ड, किस में बदल जाएगा? ड। उत जमा डयन उड्डयन, उत जमा डयन उड्डयन। फिर है त जमा ल, त जमा ल, किस में बदल जाएगा? लल। उत जमा लाश उल्लास, उत जमा लाश उल्लास। अगला है यदि स के बाद श व्यंजन आता है तो त का च हो जाता है तथा श व्यंजन छ में बदल जाता है। जैसे त जमा श, क्या बनेगा? च छ। क्या बनेगा? च छ। अब उदाहरण जैसे उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट, उत जमा शिष्ट उच्छिष्ट। अगला नियम है यदि त द के बाद ह व्यंजन आता है। क्या नियम है? त द के बाद ह व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में तथा ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। अब क्या कहता है नियम? यदि त के बाद द के बाद ह व्यंजन आता है तो त द में बदलेगा और द ह का परिवर्तन ध में हो जाएगा। त जमा ह ध। अब यहाँ पर त के स्थान पर क्या आ गया? ध। त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध, धद। उत जमा हार उद्धार, उत जमा हार उद्धार। पद जमा हति पद्धति, पद जमा हति पद्धति। अब यहाँ बेटा पहले नियम पढ़ो, नियम के अनुरूप नीचे उदाहरण देखो कि हमने कहा त द के बाद ह व्यंजन आता है तो त द का परिवर्तन द में और ह का परिवर्तन ध में हो जाता है। अब यहाँ पर इसी अनुरूप उत त के बाद ह आया तो त चला गया द में और ह आ गया ध में। पद, अब द चला गया में, द के बाद ह आ गया तो किस में बदलेगा वो? ध, पद्धति। अगला है अनुस्वार। अंग के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य हो जाता है।
अब नासिक्य हो जाता है। यहाँ पर देखिए, अनुस्वार अंग के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी व्यंजन के वर्ग का नासिक्य हो जाता है। अब अनुस्वार में आप क्या देखेंगे कि जैसे कवर्ग है, उसका अनुनासिक यानी उसका नासिक्य व्यंजन क्या है, इंग। चवर्ग है उसका ये, टवर्ग है उसका ण, तवर्ग है उसका न और पवर्ग है उसका म। नासिक्य व्यंजन पंचम अक्षर होता है। और यहाँ पर पहले जो हमारे शब्द लिखे जाते थे वो ऐसे लिखे जाते थे, लेकिन अब उनको अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है। ये हमारे संस्कृत के तत्सम शब्द थे, लेकिन अब इनका क्या है, प्रचलन कम हो गया है। अब अपनी हिंदी भाषा में अनुस्वार को ही लिखते हैं, लेकिन व्यंजन संधि का जो नियम है वो समझना भी आवश्यक है। अब यहाँ पर मैंने दो दो शब्द लिए हैं, स के ऊपर अनुस्वार और दूसरा है स म हलंत। उसके बाद गीत। अब पहले वाला है वो पंचम अक्षर के यानी नासिका व्यंजन लगा के संगीत, और दूसरे वाला है वो अनुस्वार लगा के। फिर च वर्ग में है स सम, च संचय और संचय। अनुनासिक क्या हो गया, अब ये उसमें नासिक्य व्यंजन अनुस्वार में चला गया। उसके बाद है क कम। अब यहाँ पर भी ट वर्ग का पंचम वर्ग क्या है, अण। तो यहाँ पर क्या आ गया, कंटक। पहले इनको हम ऐसे लिखते थे, लेकिन अब हम इनको अनुस्वार में लिखते हैं। त वर्ग का अंतिम यानी नासिक्य व्यंजन होगा अनुस्वार यानी न। अब न भी क्या आ गया ऊपर, अनुस्वार में। प वर्ग का म हलंत ना होके ऊपर अनुस्वार में चला गया। अब ये दोनों शब्द हम दोनों तरह से लिख सकते हैं, लेकिन जो ये पहले तीन वर्ग वाले व्यंजन हैं, नासिक्य व्यंजन हैं, इनको अब हम नहीं लिखते। इनको हम अनुस्वार के रूप में ही प्रयोग करते हैं। अगला है अनुस्वार के म के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार बिंदु के रूप में लिखा जाएगा, मैं वर्ण के रूप में नहीं। अब क्या बताया कि म के बाद यदि य, र, ल, व, स, श, ह व्यंजन आते हैं तो अनुस्वार बिंदु के रूप में लिखा जाएगा, मैं वर्ण में नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर मैंने एक एक उदाहरण दिए हैं। सम जमा योग, म के बाद य आ गया, ऊपर नियम यही कहता है। यहाँ पर म वर्ण के रूप में नहीं आएगा, अनुस्वार में आएगा। संयोग, सम जमा रचना, र आ गया, संरचना। सम जमा लाभ क्या आ गया, यहाँ पर फिर वही ल आ गया, ये भी अनुस्वार में चला गया। सम जमा वाद, व आ गया, संवाद। सम जमा सार, श आ गया, संसार। सम जमा शय, संशय। सम जमा हार, संहार। सम जमा लगन, संलगन। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखे उसी के अनुरूप हमने इन उदाहरणों को किया। आगे है यदि श व्यंजन से पहले अ आ के अलावा कोई अन्य स्वर आता है तो श का श हो जाता है। जैसे वी जमा सम, विषम। वी जमा सम, विषम। परी जमा शद, परिषद। फिर है यदि री, र तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण हो बदल जाता है। जैसे री, रे तथा श के बाद न व्यंजन आता है तो वह ण में बदल जाता है। परी जमा नाम, परिणाम। री जमा न, ऋण। अब यहाँ पर र के बाद क्या आया, देखिए न आ गया, तो वो अपने आप किस में बदल गया, अण में। री के बाद न आया, वो भी किस में बदल गया, अण में। तो री जमा न, ऋण। परी जमा नाम, नाम। अगला है बेटा विसर्ग संधि।
अब हमने अपनी व्यंजन संधि को पूरा किया। व्यंजन के बाद हमारा एक भेद और बचता है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है, केवल स्वर संधि ऐसी है जो स्वर और स्वर के बीच में ही होती है, लेकिन उसके बाद व्यंजन और विसर्ग संधि दोनों ऐसी हैं जिनमें स्वर और व्यंजन दोनों ही आते हैं। अब यहाँ पर स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनेह जमा बल, मनोबल। अब न के बाद क्या है? न हमारा व्यंजन है, न के बाद विसर्ग आए हैं। उसके बाद इसने पहले ही स्पष्ट बता दिया है कि स्वर या व्यंजन आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होगा उसे विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ पर विसर्ग ओ परिवर्तित हो गए हैं। मनेह जमा बल, मनोबल। दूसरा है नमः जमाकार, नमस्कार। नमः जमाकार, नमस्कार। अगला है, अब इसके भी कुछ नियम हैं। यदि विसर्ग से पहले अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाता है। अब यहाँ पर ये नियम बिल्कुल ध्यान पूर्वक पढ़ना है। अ स्वर हो और बाद में अ या किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो। अब तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग आपको पता है 5 वर्ग हैं। अब क वर्ग का तीसरा व्यंजन क्या है? ग। अब च वर्ग का क्या है? ज। तो इसी के अनुरूप इसने कहा है तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन हो या य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में हो जाएगा। जैसे तपह जमा बल। अब यहाँ पर प क्या है हमारा? आप बताइए। प, फ, ब। अब प हमारा वर्ग का पहला व्यंजन है, लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा। अब यहाँ प वर्ग का तीसरा व्यंजन ब है, तो विसर्ग का परिवर्तन ओ में अपने आप हो गया। तपोबल। मनेह जमा हर, मनोहर। अगला नियम है, यदि विसर्ग से पहले अ, आ के अलावा कोई भी स्वर हो तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन हो अथवा य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन हो या कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। अब यहाँ पर भी क्या है कि ए, आ के अलावा कोई भी स्वर तथा बाद में किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा व्यंजन य, र, ल, व, ह में से कोई भी व्यंजन स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तन र में हो जाता है। जैसे निहि जमा धन, निर्धन। अब यहाँ पर नियम पढ़ने के बाद बिल्कुल भी ये क्या है, इतनी आसान है कि स्पष्ट समझ आ जाएगी। निहि जमा धन, निर्धन। अब र में विसर्ग चले गए। निहि जमा मल, निर्मल। दुहु जमा गुण, दुर्गुण। पुनः जमा जन, पुनर्जन्म। तो ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो गए? र। अगला है, यदि विसर्ग के बाद श, श, श व्यंजन हो तो विसर्ग या तो उसी रूप में बना रहता है या अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाता है। या तो उसको हम वैसे ही लिख सकते हैं या फिर उसको जो वह व्यंजन है उसके इसमें बदल जाएगा, अपने आगे वाले व्यंजन में बदल जाएगा। अब यहाँ पर उदाहरण देखिए। निहि जमा संदेह, निस्संदेह। निहि जमा संदेह, निस्संदेह या फिर निस्संदेह। दूसरा है दुहु जमा शासन, दुशासन या फिर दुशासन। ठीक है बेटा। अगला है, विसर्ग के बाद रे व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब र संबंधी नियम क्या कहता है कि विसर्ग के बाद यदि र व्यंजन आता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग से पहले वाला हर स्वर दीर्घ हो जाता है। अब यहाँ पर विसर्ग का लोप हो जाएगा या फिर विसर्ग से पहले जो हर स्वर है वो दीर्घ में बदल जाएगा। जैसे निहि जमा रोग। अब विसर्ग के बाद क्या है? र। अब र किस में जाएगा? यानी इसने क्या कहा है,
र से पहले वाला, विसर्ग से पहले वाला दीर्घ हो जाएगा, निही, तो क्या बन गया नी, निरोग, निही जमा रस नीरस, निही जमा रस नीरस। फिर है यदि विसर्ग के बाद क ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद क्या हो, क ख व्यंजन हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए जैसे रजह जमा कण, रज कण। अब यहाँ पर नियम क्या बताया था कि क ख के बाद यानी कोई व्यंजन हो तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए खुद ही रजय है जमा कण। अब क से यानी विसर्ग के बाद क्या आ गया क, तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। फिर है अंतः जमा करण। अब यहाँ पर विसर्ग के बाद फिर क आ गया तो यहाँ पर भी क्या हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अंतः करण। प्रातः जमा काल, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद क आ गया तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रातः काल। अगला नियम है यदि विसर्ग के पहले ई उ स्वर हो और बाद में क ख या प फ व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे अब यहाँ पर ई उ स्वर हो और बाद में क ख या प फ व्यंजन हो तो विसर्ग का श हो जाता है। निही जमा कपट निष्कपट। अब निही विसर्ग के बाद का क्या है क, और क्या होना चाहिए परिवर्तन श, निष्कपट। दोहु जमा कर्म दुष्कर्म, दोहु जमा कर्म दुष्कर्म। अगला है यदि विसर्ग के पहले ए आ स्वर हो और बाद में कोई ए आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे अतः जमा एव। अब यहाँ पर ये नियम और देखिए बेटा, विसर्ग के पहले ए या आ स्वर हो और बाद में कोई अ आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है संधि विच्छेद, अतः जमा ए, विसर्ग के बाद अब क्या है ए, तो यहाँ पर इसने क्या बताया, ए आ स्वर हो और बाद में कोई ए आ से भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अतएव। प्यारे बच्चों, हमने व्याख्यान 2 में व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को पढ़ा। व्यंजन संधि से संबंधित मैंने आपको नियम बताए, उदाहरण बताए। विसर्ग संधि से संबंधित मैंने आपको नियम व उदाहरण बताए। अब हम अपना व्याख्यान 1 के गृह कार्य हल की जांच करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? जो आप पढ़ चुके हैं, कल भी हमने पढ़ा था, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं, या दो वर्णों का मेल अत्यंत निकटता के कारण होता है उसे संधि कहते हैं। प्रश्न 2 है, दीर्घ संधि के कोई 2 उदाहरण लिखिए। अब दीर्घ संधि आपको स्पष्ट पता है, पूर्णतः पता है दीर्घ संधि क्या होती है। अब यहाँ पर यानी हमें दीर्घ स्वर की ही इच्छा प्राप्ति होती है। चराचर, चर जमा अचर, योगाभ्यास, योग जमा अभ्यास। प्रश्न 3 है, स्वर संधि किसे कहते हैं? इसके कितने भेद होते हैं? नाम लिखिए। 2 स्वरों के मेल से किसी एक स्वर में या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से किसी एक स्वर में या दोनों स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। बच्चों, हमने अपने व्याख्यान 1 गृह कार्य हल की जांच की। अब मैं आपको व्याख्यान 2 गृह कार्य दे रही हूँ, जो आपको अपनी
रफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है। मेरा पहला प्रश्न है, व्यंजन संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अब व्यंजन संधि की आपको परिभाषा लिखनी है और व्यंजन संधि का कोई 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। प्रश्न 2 है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। अब प्रश्न 2, विसर्ग संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। इसकी भी परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे। ये सब आपको क्या करना है, अपनी रफ उत्तर पुस्तिका में लिखना है और जो हल मैंने आज करवाया है वह हल आपको अपनी हिंदी की फिर नोटबुक में करना है। यह व्याख्यान आपको अच्छी प्रकार से दोहरा लेना है, साथ साथ याद भी करना है। अब मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।